नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज में आपका स्वागत करता हूं। नए व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्वावलोकन रिवीजन की इस सीरीज में हम केवल उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स देखते हैं। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। फिर पारितंत्र के आयाम। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी को व्यापक आयाम प्रदान कर दिया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति एवं जलवायु ही नहीं वरन मानव समाज तथा एवं उसके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि का भी अध्ययन किया जाता है। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र का आकार। एक पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी छोटी भी हो सकती है, इसे सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक पारिस्थितिकी तंत्र एक महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। जैवमंडल मिट्टी, शैल, जल तथा वायु की एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो देख लेते हैं जैवमंडल का आकार कितना होता है। वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी रहते हैं वो जैवमंडल कहलाता है। समुद्र में 9 किलोमीटर गहराई तक जीव पाए जाते हैं और वायु में 21 किलोमीटर ऊंचाई तक जीव पाए जाते हैं। तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो 30 किलोमीटर का हो रहा है उसे सम्मिलित रूप से जैवमंडल कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी रचना 3 मूल संगठकों से होती है: ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र में यह क्रियाएं नहीं होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। प्रश्न कोश देखते हैं। पहला प्रश्न है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ए, जीव और वातावरण, बी, मनुष्य और वन, सी, मृदा और जल, डी, पति और पत्नी। तो इसका सही उत्तर है ए, जीव और वातावरण। अब 2 फैक्ट देख लेते हैं। पहला है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने की थी? एजी टांसले में। दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसको याद रखिएगा, इसीलिए हमने एक जगह कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ए, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। बी, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। सी, यह एक बंद तंत्र होता है। डी, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इसमें से ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। फिर वही प्रश्न इसलिए छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण देखते हैं। पहले कथन, जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। कारण, जीवमंडल में पदार्थों के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो पहला कथन जो है वो सही है कि जीवमंडल एक खुला तंत्र होता है, लेकिन दूसरा कथन गलत है क्योंकि पदार्थ और ऊर्जा दोनों के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ए, जलमंडल, बी, जियोम, सी, स्थलमंडल, डी, जैवमंडल। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल है। अभी हमने जैवमंडल आपको बताया था कि इसकी मोटाई 30 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बेनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। तो ये कहलाता है सीयर। फिर 60 नोट्स देखते हैं। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। अब पारितंत्र के घटक देख लेते हैं। तो इसके 2 घटक हैं, अजैविक घटक
और जैविक घटक। पुनः अजैविक घटकों को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। तो पहले भौतिक घटक देखते हैं कि भौतिक घटक में क्या क्या आता है। तो भौतिक घटक में प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, वायु इत्यादि आती हैं। फिर अकार्बनिक घटक में क्या क्या आता है, जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, खनिज, चट्टान, तत्व इत्यादि जो है वो अकार्बनिक घटक में आते हैं। कार्बनिक घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ह्यूमस तथा यूरिया इत्यादि आते हैं। और जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। इधर जो कुछ भी मैटर रहा होगा वो काम का नहीं रहा होगा या दोहराव हुआ होगा, इसी वजह से यहाँ से हटा दिया गया है। आगे आते हैं, अब देखते हैं कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कैसे मानवीय गतिविधियों द्वारा मानवीय पारितंत्र में बदल जाता है। उदाहरणतया घास स्थल प्रदेश के बहुत बड़े भाग को जोतकर उसे शस्य भूमि में परिवर्तित किया जा चुका है। मानव ने प्राकृतिक वनों के बड़े भाग को काटकर उस भूमि पर वृक्षारोपण या कृषि कार्य किया है। अतः वन, झील और घास का मैदान प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि धान का खेत, बागीचा इत्यादि मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार देख लेते हैं। स्थली में वन, घास स्थल, मरुस्थल आदि आते हैं। जली में 2 तरह का हो जाता है, एक अलवणीय जल और दूसरा है लवणीय जल। तो अलवणीय जल में तालाब, झील, झरना आते हैं और लवणीय जल में लवण झील, ज्वार, नदमुख और समुद्र आते हैं। मानवीयकृत पारिस्थितिकी तंत्र में खेत खलिहान, जल जीवशाला, अंतरिक्षयान, धान का खेत, बागीचा इत्यादि आते हैं। कुआं भी मानवीयकृत में ही आएगा। अगला फैक्ट, पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। अब प्रश्न कोश देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। ए, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। बी, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। डी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राण जात। तो इसका सही उत्तर है सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठक का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर जो है वो जनसंख्या, उसके बाद समुदाय होता है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है, फिर भूदृश्य होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। यहाँ चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और उसके बाद भूदृश्य। व्याख्या देख लेते हैं। ध्यातव्य है कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है। कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित भूक्षेत्र में एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। ए, तालाब, बी, खेत, सी, वन, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, खेत। व्याख्या देखते हैं। वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बागीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र हैं। कुआं और एक्वेरियम भी कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। तो ये गलत है, क्योंकि उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक अपने भोजन का उपभोग करता है। चौथा देखते हैं, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि वियोजक कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करता है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। व्याख्या देख लेते हैं। उपभोक्ता परिपोषी जीव होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। ए, मरुस्थली, बी, घास के मैदान, सी, पर्वतीय और डी, सामुद्रिक। तो इसका सही उत्तर है डी, सामुद्रिक, जो कि पृथ्वी के 71% भाग पर फैला हुआ है।
अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ए सागरी, बी वन, सी पर्वतीय, डी मरुस्थलीय। तो सही उत्तर है ए सागरी। व्याख्या देख लेते हैं। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है। अब 60 नोट्स देखते हैं। पारितंत्र के असंतुलन का मूल कारण क्या है? तो पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन या लकड़ी काटना है। वनोन्मूलन के कई कारण हैं जिन्हें अधोलिखित आरेख द्वारा समझा जा सकता है। तो वनोन्मूलन के कारण पहला देखते हैं, वनों का चारागाहों में परिवर्तन। दूसरा, वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन। तीसरा, झूम कृषि। चौथा, वनाग्नि। पांचवा, औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी काटना। अगला, नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव। अगला, शहरीकरण। और अगला है कागज की भारी मांग। और लास्ट है प्राकृतिक आपदाएं। अब प्रश्न कोश देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? ए वनों को काटना, बी वनारोपण, सी वर्षा जल प्रबंधन, डी जैवमंडल भंडार। तो इसमें से सही उत्तर है ए वनों को काटना। वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ए वनोन्मूलन, बी मरुस्थलीकरण, सी बाढ़ व अकाल, डी वर्षा की परिवर्तनीयता। तो सही उत्तर है ए वनोन्मूलन। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौर कारणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? ए जल प्रबंधन, बी वन रोपण, सी औद्योगिक प्रबंधन, डी वन्य जीव सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर है सी औद्योगिक प्रबंधन। फिर 60 नोट्स देखते हैं। जनसंख्या वहन क्षमता क्या है? वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस पारितंत्र पर दबाव डालेगी और अत्यधिक वृद्धि उस तंत्र के विफल हो जाने का कारण भी बन सकती है। अब प्रश्नकोश देखते हैं। पहला प्रश्न, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? ए जनसंख्या, बी वहन क्षमता, सी संख्या या जय द्रव्यमान का पिरामिड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी वहन क्षमता। अभी इसकी व्याख्या हमने यहाँ पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ए इकोटोन, बी पारिस्थितिकी कर्मता या जिसको इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं, सी आवास और डी आवास क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी कर्मता। अब पारिस्थितिकी कर्मता क्या है इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीकों एवं समय तथा उस प्रजाति की अन्य प्रजातियों के साथ अंतर क्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी कर्मता की संकल्पना को जोसेफ ग्रीनेल ने प्रतिपादित किया था। कब किया था? 1917 में। फिर 60 नोट्स देखते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यातव्य है कि जीवों द्वारा ऊर्जा का यह प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला है जैव भू रासायनिक चक्र। अधिकांश अपघटक उपभोक्ता की तरह अपने भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृतप्राय जीवधारियों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम का श्रवण करते हैं। इससे विखंडित होकर मृदा में सामान्य अकार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन हो जाता है तथा इन्हें पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य अकार्बनिक तत्वों का पारितंत्र में पुनः चक्रण होता रहता है। इसी प्रक्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अब प्रश्नकोश देखते हैं। पहला प्रश्न, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है ए घास, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को
सर्प खाता है। यहाँ चित्र में देख लीजिए, घास ये उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता और सर्प तृतीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? ए वायु, बी वनस्पति, सी जीवाणु और डी जानवर। तो इसमें से सही उत्तर है ए वायु, क्योंकि वायु जो है वो जीवी संगठक नहीं बल्कि यह एक निर्जीव संगठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, खाद्य श्रृंखला एक जात की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला एक जात के अंतर्गत नहीं बल्कि विभिन्न जातियों के बीच पाई जाती है। तीसरा, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निदर्शन करती है। तो ये बात भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला चींटी, दूसरा हिरण, तीसरा लोमड़ी और चौथा बाघ। तो इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता हैं सिर्फ चींटी और हिरण, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। व्याख्या देख लेते हैं। चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों श्रेणी में आती है। यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कारणोंवश या तितलियों की जात की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? पहला, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। दूसरा, कुछ कृषि पौधों में कवकी संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। तो ये घटना भी हो सकती है। तीसरा, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो ये घटना भी हो सकती है, इसलिए सही उत्तर होगा डी 1, 2 तीनों सही है। व्याख्या देख लेते हैं। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है। अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में मानव है? ए एक निर्माता, बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, सी केवल द्वितीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। सही उत्तर है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों, क्योंकि मानव शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? ए फाइटोप्लैंक्टन, बी समुद्री अपतृण, सी समुद्री आवृतबीजी और डी जलीय ब्रायोफाइट्स। तो सही उत्तर होगा ए फाइटोप्लैंक्टन्स। व्याख्या देख लेते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी हैं। देखते हैं प्लैंक्टन्स क्या हैं। वे सभी प्राणी या वनस्पति जो जल में जल तरंगों या जलधारा द्वारा प्रवाहित होते रहते हैं प्लवक या प्लैंक्टन कहलाते हैं। प्लवक में जलधारा के प्रतिकूल गति करने की क्षमता नहीं होती है। मछली इत्यादि के शिशु भी प्लवक ही कहलाते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, प्राणी प्लवक जिन्हें जूप्लांक्टन कहते हैं और दूसरा है पाद प्लवक जिनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। इसी फाइटोप्लैंक्टन की बात इस क्वेश्चन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रथम पोषक स्तर शब्द दिया गया है यही महत्वपूर्ण है और प्रथम पोषक स्तर का मतलब होता है उत्पादक। तो अब यहाँ प्रथम पोषक स्तर के स्थान पर उत्पादक रख के देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। उत्पादक के अंतर्गत आते हैं तो सभी जानते हैं उत्पादक के अंतर्गत हरे पौधे आते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी हरित पादप। व्याख्या देख लेते हैं। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक या अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं? ए परजीवी, बी वियोजक, सी उत्पादक, डी उपभोक्ता। तो इसका सही उत्तर है सी उत्पादक। कुछ लोग वियोजक में भ्रम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य उत्पादक करते हैं। व्याख्या देखते हैं। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि एक ओर जहाँ ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं
तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का रिवीजन हम अब नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, तो आप चौथा एपिसोड ज़रूर देखिएगा। इस उम्मीद के साथ कि हमारा यह प्रयास आपके लिए उपयोगी होगा और आप हमारे प्रोत्साहन हेतु इसे अपने दोस्तों से शेयर कर रहे होंगे। आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।